हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है राकेश कुमार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लेक्चर नंबर 2 मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरणों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फर्स्ट होती है अपने पास SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर। और दूसरी होती है अपने पास SN2 अभिक्रिया। इट मीन्स बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। एक होती है एकाणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी होती है द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम इन दोनों में अंतर की बात करेंगे। तो सबसे पहले SN1 नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करते हैं। SN1 अभिक्रिया मैकेनिज्म क्रियाविधि की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, कोई भी अपने पास 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, प्रथम पद में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। स्टेप फर्स्ट प्रथम पद की बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होता है, कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। फर्स्ट स्टेप में 3 डिग्री कार्बोनाइन का निर्माण होता है, जो बहुत अधिक स्थायी होने के कारण प्रथम पद में बना रहता है। अब द्वितीय पद की बात करें, स्टेप सेकंड की बात करें तो स्टेप सेकंड में जो अपने पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बना वह अत्यधिक स्थायी है, क्योंकि उसको अति संयुग्मन प्रभाव 3 जगह से मिल रहा है। मतलब उसमें 9 एल्फा हाइड्रोजन है, इस कारण अधिक स्थायी स्पीशीज हैं। तो नाभिक स्नेह, कोई सा भी नाभिक स्नेह जैसे OH माइनस सेकेंड स्टेप में उस पर इजीली आक्रमण करता है, या कोई NU नाभिक स्नेह द्वितीय पद में कार्बोनाइन के साथ जुड़कर उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये अपने पास उत्पाद बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। अब इन दोनों पदों की बात करें तो प्रथम पद है वह स्लो स्टेप है, क्योंकि इसमें बंध टूट रहा है, इस कारण ये स्लो है। और द्वितीय पद में आयनिक अभिक्रिया हो रही है, इस कारण ये फास्ट स्टेप हैं। तो
हम रासायनिक बलगतिकी में पढ़ते हैं कि जो स्लो स्टेप होता है वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, अर्थात वेग निर्धारक पद स्लो पद को क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। इस कारण अभिक्रिया का वेग प्रथम पद पर निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया की वेग की बात करें तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग प्रथम पद पर निर्भर करेगा और अभिक्रिया का वेग रासायनिक बलगतिकी के अनुसार अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिकारकों की सांद्रता ये अपने पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसकी सांद्रता। अभिक्रिया का वेग होता है dx/dt, सांद्रता में परिवर्तन की दर। समानुपाती को हटाएंगे तो ये वेग नियतांक ये अपने पास हो जाएगा और सेम एज इट इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब जो अभिक्रिया का वेग है उसमें जो अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे तो जो अपने पास अभिक्रिया के वेग में जो अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग होता है, में अभिक्रिया की सांद्रता के घातों का योग कोटि कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो यहाँ अभिकारकों की सांद्रता में घातों का योग 1 है, इस कारण अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। इस कारण ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और कितने पदों में पूर्ण होगी, पदों में पूर्ण होगी 2 पदों में। तीसरी बात करें तो इसमें जो संक्रमण अवस्था बनती है या मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती कार्बधनायन का निर्माण होता है, कार्बधनायन का निर्माण होता है। चौथी बात करें तो जो यहाँ पर जो अभिक्रिया में 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वह सबसे तीव्र अभिक्रिया देता है, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड देता है, 1 डिग्री सबसे कम देता है, क्योंकि 1 डिग्री में 1 डिग्री कार्बधनायन बनेगा जिसका स्थायित्व सबसे कम होगा। और पांचवी बात करें तो जो SN1 अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, आंशिक रेशमीकरण या पार्शियल रेशमाइजेशन। और जो लास्ट होता है इसमें 6 नंबर वह होता है नाभिक स्नेही अग्र दिशा से आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही अग्र दिशा से आक्रमण करता है। अब हम बात करने वाले हैं SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि की। तो दूसरा है अपने पास SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म एक पद में पूर्ण होती है। तो ये स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, अपने पास जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है इसमें नाभिक स्नेही आगे से आक्रमण नहीं कर अग्र दिशा से आक्रमण नहीं कर पश्च दिशा से आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही इसमें पश्च दिशा से आक्रमण करता है। बैकवर्ड डायरेक्शन से न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर अटैक करेगा SN2 अभिक्रिया में और अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होगा, कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर प्रतिस्थापित हो जाएंगे
जिसके कारण हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। साथ ही साथ नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा यहाँ पर कार्बोकेटाइन पर। अब यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इसलिए लिया है मैंने, जैसे ही नाभिक स्नेही यहाँ पर आक्रमण करेगा तो हाइड्रोजन की साइज कम होने के कारण हाइड्रोजन इजीली शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब नाभिक स्नेही को आसानी से जगह दे देंगे। तो एक जो हाइड्रोजन है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा जो हाइड्रोजन है वह नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और तीसरा हाइड्रोजन है वह आगे इधर शिफ्ट हो जाएगा। और नाभिक स्नेही यहाँ पर इजीली आक्रमण कर जाएगा कार्बोकेटाइन पर और Cl का जो विदलन है वह भी साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब Cl बंध टूटने वाला होगा। तो ये जो अपने पास अवस्था है ये संक्रमण अवस्था है। इस संक्रमण अवस्था में CNU बंध बनने की अवस्था में है, जबकि CCl बंध टूटने की अवस्था में है। तो इस कारण इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्षणिक समय होती है, ये बहुत कम समय में उत्पाद में चेंज हो जाएगी। जो उत्पाद अपने पास ये बन जाएगा जिसमें पुराना बंध टूट जाएगा, जबकि नया बंध अपने पास नया बंध बन जाएगा। तो ये अपने पास उत्पाद हो गया और Cl बाहर निकल गया। यहाँ क्या हो जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा। Cl बाहर निकल जाएगा। तो SN2 अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होगी, स्टेप फर्स्ट में पूर्ण होगी। तो SN1 अभिक्रिया की बात करें या SN2 अभिक्रिया के अंतर की बात करें तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, पहला जो अंतर है वह तो हो गया कि इसमें जो नाभिक स्नेही है वह पश्च दिशा से आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही पश्च दिशा से आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही पश्च दिशा से आक्रमण। दूसरा अपने पास होगा, इसमें जो मध्यवर्ती हैं वह संक्रमण अवस्था बनेगी। मध्यवर्ती क्या बनेगी, संक्रमण अवस्था बनेगी। मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा। तीसरा जो अपने पास है ये केवल एक पद में पूर्ण होगी, एक पद में पूर्ण अभिक्रिया होगी, पूर्ण अभिक्रिया होगी। और चौथा जो अपने पास है यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एक हो, अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। क्यों 2 होगी अभिक्रिया की कोटि, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो एक अभिकारक अपने पास एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड है, दूसरा अभिकारक NU नाभिक स्नेही है। तो अभिक्रिया का वेग dx/dt यहाँ समानुपाती स्थिरांक के रूप में वेग नियतांक के और एल्किल हैलाइड की सांद्रता की घात 1 हो गई और नाभिक स्नेही की सांद्रता की घात 1 हो गई। तो अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग कोटि कहलाता है। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक तो हो गई एल्किल हैलाइड की सांद्रता और दूसरी हो गई नाभिक स्नेही की सांद्रता। इस कारण अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 2 होगी। पांचवा क्या होता है, इसमें कंप्लीट इन्वर्जन होता है। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब होता है
पूर्णतः प्रतिपन्न होता है। इसमें कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब पूर्णतः प्रतिपन्न, अर्थात विन्यास परिवर्तित उल्टा हो जाता है, अर्थात विन्यास उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और नेक्स्ट अगर 6 स्टेप की बात करें तो जो अंतर हैं उसमें क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे तीव्र SN2 अभिक्रिया देगा, फिर देगा अपने पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर देगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 3 मेथिल ग्रुप होने के कारण साइज बड़ी होगी, तो नाभिक स्नेह इजीली कार्बोनाइन पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। इस कारण 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम क्या देगा, SN2 अभिक्रिया देगा। तो ये हम बात कर चुके हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया के अंतर की। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN1 और SN2 में अंतर बताइए, तो आप बता सकते हैं इजीली। नेक्स्ट अभिक्रियाएं अपने पास दूसरी अभिक्रिया हैं विलोपन अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया अपने पास है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, विलोपन होगा। अब इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं कोई भी अपने पास एल्किल हैलाइड हैं, ये अपने पास कोई एल्किल हैलाइड हैं, अभिक्रिया कराई जाती हैं एल्कोहलिक KOH से। तो एल्कोहलिक KOH यहाँ पर नाभिक स्नेही का काम नहीं कर कर, नाभिक स्नेही का काम नहीं कर कर प्रबल सार का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रबल सार का। सार का काम होता है H+ लेना, तो ये H+ लेगा। कैसे लेगा, इधर देखिए, इसकी क्रियाविधि देखिए। तो यहाँ पर अपने पास ये हो गया, ये हम अपने पास हो गया एल्किल हैलाइड, और एल्कोहलिक KOH में सार OH- है, तो OH- क्या करेगा, आक्रमण करेगा। कहाँ पर आक्रमण करेगा, यह बीटा कार्बन पर आक्रमण करेगा। क्यों, क्योंकि इसको H+ चाहिए, तो ये बीटा कार्बन से H+ लेगा। तो बीटा कार्बन से जैसे ही H+ लेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इस कार्बन पर 5 बंद हो जाएंगे। यहाँ से Cl हेलोजन आसानी से एल्फा कार्बन से हेलोजन एलिमिनेट हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। इस कारण यहाँ क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का निर्माण होगा। अब सेतजेप के नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती हैं जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी। तो इस अभिक्रिया में हम बात करेंगे तो एथीन का निर्माण होगा, KCl बाहर निकल जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ HCl बाहर निकल जाएगा। इस कारण इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्फा कार्बन से हेलोजन का विलोपन होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। नेक्स्ट, जैसे सेतजेप के नियम के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया सेतजेप का नियम, तो सेतजेप का नियम ये बोलता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती हैं, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती हैं
जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम हो या द्विबंधित कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये अपने पास कोई एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने और अभी क्रिया करवा दी एल्कोहलिक KOH से, तो एल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो एक एल्कीन तो ये बनेगी, दूसरा इसमें ये बीटा कार्बन है तो दूसरी एल्कीन ये बनेगी, तो एक एल्कीन तो अपने पास ये हो जाएगी और दूसरी जो एल्कीन है वह अपने पास ये हो जाएगी। तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम है। तो कौन सी एल्कीन मुख्य होगी? फर्स्ट वाली जो एल्कीन है वह मुख्य उत्पाद होगी और जो दूसरी वाली एल्कीन है वह अल्प होगी, क्योंकि दूसरी एल्कीन में एक प्रतिस्थापी है। तीसरा अगर मैं उदाहरण लूं, जैसे अपने पास कोई एल्किल हैलाइड अपने पास हैं और अभी क्रिया करवा दी मैंने एल्कोहलिक KOH से, तो एल्कोहलिक KOH यहाँ पर सार का काम करेगा। तो यहाँ एल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो इसमें एक बीटा कार्बन ये हैं, दूसरा बीटा कार्बन ये हैं, तीसरा बीटा कार्बन ये हैं। तो एक एल्कीन तो अपने पास एल्फा कार्बन से अगर मैं आयोडीन को भेजता हूँ, बीटा से हाइड्रोजन को भेजता हूँ, तो एक एल्कीन तो अपने पास ये बनेगी। दूसरी अपने पास जो एल्कीन है वह ऊपर से बनेगी और तीसरी एल्कीन इधर से बनेगी साइड से, जो कि सिमिलर होगी, क्योंकि इधर से हाइड्रोजन निकालूँ मैं या इधर से हाइड्रोजन निकालूँ बात सेम है और बाहर क्या निकल जाएगा? HI निकल जाएगा। तो मुख्य एल्कीन कौन सी होगी? फर्स्ट वाली एल्कीन मुख्य होगी, क्योंकि इसमें 3 प्रतिस्थापी हैं, जबकि सेकंड वाली एल्कीन में 2 प्रतिस्थापी हैं। इस कारण सेकंड वाली एल्कीन अल्प एल्कीन होगी। अब तीसरी जो अभिक्रिया हैं उनकी हम बात करेंगे। तीसरी टाइप की जो अभिक्रिया है वह है अपने पास धातुओं से अभिक्रिया है। धातुओं से अभिक्रियाओं में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हैं सोडियम धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ये अपने पास एल्किल हैलाइड हैं, इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती हैं, तो NaCl बाहर निकल जाता है और एथेन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कार्बन श्रृंखला बढ़ाने में काम आती है। इस कारण इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया?
वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है अपने पास वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया सोडियम धातु में सेकंड है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यदि एक एल्किल हैलाइड और दूसरा अपने पास एरिल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया अगर सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराता हूँ मैं, या ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराता हूँ, तो NaCl बाहर निकल जाता है और टोल्यूइन का निर्माण होता है। उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? मेथिल बेंजीन बनेगा, जिसको बोलते हैं टोल्यूइन। जिसको क्या बोलते हैं? टोल्यूइन बोलते हैं। तो दूसरी अपने पास हो गई वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे धातुओं से अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। अगर मैं क्या करवाता हूँ, किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से करवाता हूँ, तो मैग्नीशियम धातु से करवाने पर ग्रिग्नार अभिक्रमक का निर्माण होगा। तो देखिए अपने पास ये मेथिल ब्रोमाइड हैं, इसमें अभिक्रिया मैंने Mg मैग्नीशियम धातु से करवा दी। उत्प्रेरक के रूप में अपने को क्या है? शुष्क ईथर लेना है। तो उत्प्रेरक के रूप में शुष्क ईथर लेंगे, तो शुष्क ईथर लेंगे तो क्या होगा? CH3MgBr का निर्माण होगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण होगा, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार अभिक्रमक बोलते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले वह यहाँ से ग्रहण करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करेगा, ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट बनेगा तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथी अभिक्रिया है अपने पास, वह है जिंक कॉपर से अभिक्रिया। जिंक कॉपर से अभिक्रिया तीसरी अभिक्रिया है जिंक कॉपर युग्म से अभिक्रिया। जिंक कॉपर युग्म से अभिक्रिया अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक कॉपर युग्म से करवाई जाती है, तो जिंक कॉपर युग्म क्या करेगा? जिंक कॉपर युग्म से करवाई जाती हैं H2 की उपस्थिति में, तो एक HBr बाहर निकल जाएगा, अपचयन का काम करेगा, और CH3 एथेन का निर्माण होगा और HBr बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रियाएं अपने पास चौथी अभिक्रिया HI से अभिक्रिया। पोटेशियम धातु की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से अभिक्रिया, जो कि अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो वह देख लेते हैं उस अभिक्रिया में क्या होगा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया या लाल फास्फोरस से अभिक्रिया, लाल फास्फोरस से अभिक्रिया, HI से अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाई जाती हैं, तो क्या होगा? HI बाहर निकल जाएगा, I2 बाहर निकल जाएगा और एथेन का निर्माण हो जाएगा। अन्य अभिक्रियाओं की बात करेंगे अब हम। नेक्स्ट अभिक्रिया है जिंक धातु से अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया पांचवी, जिंक धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ जिंक मेटल। तो इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक धातु से कराने पर डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है। डाई एथिल
जिंक का निर्माण होता है, जबकि एक Zn 2 Br के साथ बाहर निकल जाता है। इस कारण इस अभिक्रिया को डायएथिल जिंक का निर्माण होता है। इस कारण इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी कहते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं में जो 5 अभिक्रिया पढ़ी हमने धातुओं से अभिक्रिया में, इसमें थर्ड और फोर्थ रिएक्शन अपचयन अभिक्रियाओं के नाम से भी जानी जाती है। अपचयन अभिक्रियाएं, क्योंकि इन चारों में हाइड्रोजन का योग हो रहा है। इस कारण जो अपने पास एल्किल हैलाइड हैं वह 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। फर्स्ट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरी है विलोपन अभिक्रियाएं, तीसरी हैं धातुओं से अभिक्रियाएं और चौथी हैं अपने पास अपचयन अभिक्रियाएं। इन चारों अभिक्रियाओं की चर्चा के बाद हम बात करने वाले हैं एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणधर्मों की। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म। एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म या ऐसे बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म। एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म। तो एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणधर्मों में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं घनत्व की। फर्स्ट है अपने पास घनत्व। घनत्व मीन्स डेंसिटी। इट मीन्स अगर अणुभार बढ़ेगा, अगर किसी भी एल्किल हैलाइड का अणुभार बढ़ता है तो उसका घनत्व भी बढ़ता है। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट। डेंसिटी क्या हो जाएगी? मोलिक्यूलर वेट के समानुपाती हो जाएगी। अब अपने पास अलग अलग एल्किल हैलाइड हैं, जैसे एक हो गया एल्किल फ्लोराइड, दूसरा हो गया एल्किल क्लोराइड, तीसरा हो गया एल्किल ब्रोमाइड, चौथा हो गया एल्किल आयोडाइड। तो सबसे ज़्यादा जो मोलिक्यूलर वेट है वह आयोडीन का है। आयोडीन का जो परमाणु भार है वह ज़्यादा होने के कारण इसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो घनत्व का ऑर्डर ये रहेगा। अब ऐसा हो सकता है हैलाइड सेम हो सकते हैं और एल्किल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अपने पास एक है मिथाइल ब्रोमाइड, दूसरा है इथाइल ब्रोमाइड, तीसरा है एन प्रोपिल ब्रोमाइड और चौथा है एन ब्यूटिल आयोडाइड। चौथा है अपने पास एन ब्यूटिल ब्रोमाइड आयोड। तो यहाँ अणुभार बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा। अणुभार बढ़ने के कारण घनत्व बढ़ेगा। अब दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा जो भौतिक गुणधर्म है वह है अपने पास गलनांक या क्वथनांक। गलनांक या क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, BP या MP, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अणुभार के समानुपाती होता है। सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट है या क्वथनांक है वह अणुभार के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा अणुभार बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्वथनांक बढ़ेगा। जैसे अपने पास ये हो गया इथाइल क्लोराइड, दूसरा हो गया इथाइल क्लोराइड, तीसरा हो गया इथाइल ब्रोमाइड, चौथा हो गया
इथाइल आयोडाइड। तो जितना ज़्यादा अणु भार बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्वथनांक बढ़ेगा। अणु भार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा। तो ये क्वथनांक का क्रम हो गया। नेक्स्ट है, इसी में दूसरा है, गलनांक और क्वथनांक में ही दूसरा है अपने पास। नेक्स्ट सेकंड है कि जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वह पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्रृंखलाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे बात करते हैं इधर, ये अपने पास एक स्पीशीज है, दूसरी स्पीशीज अपने पास ये हो गई, तीसरी स्पीशीज अपने पास ये हो गई। अब इन केस में क्या है, अणु भार समान है परंतु यहाँ पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या 1 है। इस केस में पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या 2 है और इस केस में पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या 3 है। इस कारण सबसे ज़्यादा अणु भार उसका होगा जहाँ पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या कम है। तो ये रहेगा इसका ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो ये था लेक्चर नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड जो बोर्ड की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है तो उस तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।